Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाली हैं। बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति की शपथ। हाँ, और खासकर वो शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं। मैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। Exactly. To preserve, protect and defend the Constitution. ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगते हैं। एक बहुत बड़ा वादा है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? एक ऐसा पद जिसे आमतौर पर हम क्या मानते हैं? एक सेरेमोनियल हेड, एक औपचारिक या नाम मात्र का मुखिया। हाँ, एक फिगर हेड की तरह। तो उसके लिए इतनी शक्तिशाली शपथ का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। हम संविधान सभा की बहसों में गोता लगाएंगे, कुछ अहम अदालती फैसलों को देखेंगे और कानूनी विश्लेषणों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस शपथ की असली ताकत क्या है। क्या राष्ट्रपति वाकई सिर्फ एक रबर स्टैंप है या इस शपथ में कोई छिपी हुई शक्ति है जो उन्हें संविधान का सच्चा संरक्षक बनाती है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं शपथ के शब्दों से। ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ना, वो राष्ट्रपति को 2 विकल्प देता है। 2 विकल्प? हाँ, शपथ मतलब ओथ और प्रतिज्ञान यानी एफर्मेशन। ये सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत गहरा अंतर है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। मतलब या तो वो कह सकते हैं मैं नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, बिल्कुल, या फिर मैं नाम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। पर ये विकल्प दिया क्यों गया है? देखिए, ये विकल्प हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को दिखाता है। अच्छा। शपथ उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और उन्हें साक्षी मानकर अपना कर्तव्य निभाने का वादा करते हैं। ठीक है। वहीं प्रतिज्ञान उन लोगों के लिए है जो शायद आस्तिक न हो या अपनी अंतरात्मा को ही सर्वोच्च मानते हो। वे अपनी सत्यनिष्ठा को, अपने जमीर को साक्षी मानकर वही वादा करते हैं। तो संविधान कह रहा है कि आपकी निष्ठा असल चीज है, आपकी व्यक्तिगत आस्था क्या है ये उतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल, ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता है। सच में। खैर, अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो आपने शुरू में उठाया था। ये जो धारणा है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया है, एक नॉमिनल हेड, ये आई कहाँ से? क्या संविधान बनाने वालों का इरादा यही था? उनका इरादा बिल्कुल यही था और ये उन्होंने बहुत सोच समझ कर चुना था। उनके सामने दुनिया के 2 बड़े मॉडल थे, अमेरिका और ब्रिटेन वाले। हाँ, अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली जहां राष्ट्रपति ही सरकार का असली मुखिया है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जहां असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। Exactly. और उन्होंने ब्रिटिश मॉडल को चुना। मुझे याद है संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत साफ कहा था। उन्होंने कहा था राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, कार्यपालिका का नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं करता। हाँ, और यहाँ तक कि हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये माना था कि भारतीय राष्ट्रपति का पद काफी हद तक ब्रिटिश सम्राट जैसा है। लेकिन इस मॉडल को चुनने के पीछे कोई खास वजह थी? बहुत बड़ी वजह थी। भारत एक नया आजाद हुआ देश था और संविधान निर्माता किसी भी तरह के शक्ति संघर्ष से बचना चाहते थे। शक्ति संघर्ष कैसा? आप सोचिए, अगर हमारे यहाँ एक सीधे चुनावा प्रधानमंत्री होता जिसके पास लोकसभा का बहुमत है, और साथ ही एक सीधे चुनावा राष्ट्रपति भी होता जिसके पास अपनी कार्यकारी शक्तियां हैं, तो क्या होता? एक देश 2 पावर सेंटर। हाँ, ये तो एक स्थायी संवैधानिक संकट की स्थिति बन जाती। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने तय किया कि कार्यकारी शक्ति उस मंत्री परिषद के पास होगी जो सीधे तौर पर जनता के सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इससे जवाबदेही की एक सीधी लाइन बनी रहती है। हाँ, एक स्पष्ट रेखा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इरादा एक औपचारिक प्रमुख बनाने का था। लेकिन मैं फिर वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ, ये इतनी मजबूत शपथ क्यों? मैं संविधान की रक्षा करूंगी, ये दोनों बातें एक साथ फिट कैसे होती हैं? आपने बिल्कुल सही विरोधाभास पकड़ा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, और दूसरी तरफ आप पूरे संविधान की रक्षा का वादा कर रहे हैं। और देखिए, इस इरादे को कानूनी शक्ल कैसे दी गई वो हमें संविधान के अनुच्छेद 74 में देखने को मिलता है। इसी ने इस बहस पर काफी हद तक विराम लगा दिया था। अच्छा, तो अनुच्छेद 74 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। हाँ, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार ही काम करेंगे।
हाँ। यहाँ अनुसार ही शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बाध्यकारी है। इसने राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर दिया। तो ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन क्या अदालतों ने भी इसकी ऐसी ही व्याख्या की है? और बहुत मजबूती से की है। 2 मामले यहाँ मील का पत्थर माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला 1974 का शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला। ओह हाँ, उस केस के बारे में मैंने सुना है। उसमें वो एक बहुत मशहूर लाइन थी, पुटोमैक और थेम्स वाली। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ औपचारिक प्रमुख हैं और असली कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में ही है। और वो लाइन क्या थी? अदालत ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना में पुटोमैक नहीं बल्कि थेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाती है। सुनने में बहुत काव्यात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहने का एक तरीका था कि हमारे संविधान की प्रेरणा अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली से नहीं आती, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी पुटोमैक नदी पर है। अच्छा। हमारी प्रेरणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से आती है, जिसकी राजधानी लंदन थेम्स नदी पर है, और यही प्रणाली यमुना के किनारे बसी हमारी दिल्ली में भी लागू होती है। तो मतलब असली पावर प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। संक्षेप में यही मतलब है। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। और दूसरा मामला कौन सा था? दूसरा मामला था 1971 का, यूएनआर राव बनाम इंदिरा गांधी। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठा कि जब लोकसभा भंग हो जाए और कोई सरकार ना हो तब क्या होगा? अरे हाँ, क्या तब राष्ट्रपति अकेले शासन कर सकते हैं? हाँ। तब तो उनके पास असली पावर आ जानी चाहिए। ये तो बहुत ही लॉजिकल सवाल है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 74(1) अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमेशा एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, भले ही वो एक कार्यवाहक सरकारी क्यों ना हो। अच्छा। इसका मतलब साफ था, राष्ट्रपति एक दिन के लिए भी बिना मंत्री परिषद की सलाह के काम नहीं कर सकते। तो कानून और अदालतें दोनों ही साफ कर चुके हैं कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही होगी। बिल्कुल। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, अगर उन्हें हर सलाह माननी ही है तो वे संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? क्या ये शपथ वाकई बस कहने के लिए है? क्या राष्ट्रपति सच में सिर्फ एक रबर स्टैंप है? हाँ, और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। अच्छा। ये धारणा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है एक अधूरा सच है। वो जो शपथ है ना जी, वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक गहरा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। ये कार्यपालिका पर एक चेक यानी एक नियंत्रण के रूप में काम करती है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए, ये चेक कैसे काम करता है? मान लीजिए मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई ऐसी सलाह देती है जो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन करती हो। जैसे किसी राज्य में बिना किसी संवैधानिक आधार के राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये तो एक दुविधा हो गई। अगर वो अनुच्छेद 74 से बंधे हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी शपथ से बंधे हैं तो उन्हें इनकार कर देना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में उनकी शपथ अनुच्छेद 74 पर भारी पड़ेगी। वो कैसे? वो ये कह सकते हैं कि मैं आपकी सलाह मानने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन मैं संविधान को तोड़ने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मेरी पहली वफादारी संविधान के प्रति है, जिसकी रक्षा की मैंने शपथ ली है। तो अगर वो एक असंवैधानिक सलाह पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो ये शपथ उन्हें एक तरह का सेफ्टी वॉल्व या एक नैतिक वीटो पावर देती है। नैतिक और संवैधानिक दोनों। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। मतलब 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को एक ठोस वास्तविक शक्ति भी दी है। आप सस्पेंसिव वीटो की बात कर रहे हैं, जहां वो किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जी हाँ, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी सलाह या विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेज सकते हैं। अब सोचिए ये कितनी बड़ी शक्ति है। ये सरकार को सार्वजनिक रूप से अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए मजबूर करती है। ये राष्ट्रपति को जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों पर सवाल उठाने का एक औपचारिक मौका देता है। मुझे यहाँ ज्ञानी जैल सिंह और वो जो भारतीय डाक विधेयक वाला मामला था वो याद आ रहा है। हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। क्या वो इसी शक्ति का एक उदाहरण था? वो तो इससे भी एक कदम आगे का उदाहरण था, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने ये बिल पास किया था, जिसमें सरकार को नागरिकों की चिट्ठियों को बीच में रोककर पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा था। इसे निजता पर एक बड़ा हमला माना गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने न तो इस पर हस्ताक्षर किए, न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया, बल्कि बस इसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। कभी नहीं। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति महज एक दर्शक नहीं है,
उनके पास सरकार को रोकने, उसे सोचने पर मजबूर करने के वास्तविक तरीके हैं। ये रबर स्टैंप की भूमिका से कहीं ज्यादा है। ये एक संरक्षक की भूमिका है। बिल्कुल। एक मिनट, जब हम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर की एक और बात याद आ रही है। बताइए। उन्होंने अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान की आत्मा कहा था। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वही अनुच्छेद है जो हम सबको हमारे मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। एक ऐसा अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति की शपथ क्या है? संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। इसका मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रपति को पूरे संविधान की रक्षा करनी है, जिसमें उसकी आत्मा भी शामिल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति असल में हमारे मौलिक अधिकारों के अंतिम रक्षक या गारंटर है? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है जो आपने बनाया है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। उनकी शपथ उन्हें एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि संविधान का एक सक्रिय संरक्षक बनाती है। उनकी शक्ति किसी को आदेश देने या जोर जबरदस्ती करने में नहीं है, बल्कि उनके नैतिक अधिकार और संवैधानिक विवेक में है। वो सरकार को और देश को लगातार याद दिलाते हैं कि हर कोई संविधान के दायरे में ही काम कर सकता है। हाँ, यही उनका सबसे बड़ा काम है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। वे शासन नहीं करते, लेकिन वे ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन संविधान के अनुसार चले। उनकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष हैं। और उनकी शपथ उन्हें ऐसा करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों देती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये पद निष्क्रियता का नहीं बल्कि सजगता का है। ये एक नैतिक दिशा सूचक की तरह है जो देश के संवैधानिक रास्ते पर नजर रखता है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि राष्ट्रपति की शपथ सिर्फ शब्दों का एक रस्मी दोहराव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये उनके पद को एक गहरा संवैधानिक अर्थ देती है और उन्हें एक मूक दर्शक से कहीं ज्यादा संविधान का एक सजग प्रहरी बनाती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। संविधान में राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान है। हाँ, ये उन्हें पद से हटाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन संविधान ये कहीं नहीं बताता कि इस उल्लंघन का ठीक मतलब क्या है। अरे वाह, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी अस्पष्टता है, ग्रे एरिया है। हाँ, तो सवाल ये है, ये उल्लंघन क्या हो सकता है? क्या ये सरकार की किसी असंवैधानिक सलाह को मानने से इनकार करना होगा, या फिर किसी विवादास्पद विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना होगा, या शायद उस समय चुप रहना जब संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा हो? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और यही प्रश्न हमें राष्ट्रपति पद की असली जटिलता और उसके गहरे महत्व को दिखाता है। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.